गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो कि रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कर रहे हैं। उसका आज लेक्चर नंबर 3 होगा। एक और लेक्चर होगा, देन वी विल मूव टू सर्कल। तो अभी तक हमने जो पहला 2 लेक्चर किया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, दैट इज टोटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी तक हमने वो पढ़ा है। आज हम लोग इन जनरल पढ़ेंगे कि अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब पावर 2। अभी तक हम क्या पढ़े थे टिल नाउ? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये एक होमोजेनस इक्वेशन होता था जो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता था, y बराबर m1x एंड y बराबर m2x। बोथ में क्या खास बात है? दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हम लोग ऐसे लाइन को डिस्कस करेंगे जो ओरिजिन से पास नहीं भी कर सकता है। जैसे एक ये लाइन मान लीजिए, एक ये लाइन, ये L1, ये L2, ठीक है। तो जब अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो इन जनरल उसका इक्वेशन क्या होगा? ये भी एक टर्म ऐड होगा जो हमने इस केस में हटा दिया था। पहला लाइन का L1, दूसरा लाइन का होगा M2x प्लस C2। तो ये एक्स्ट्रा है जो कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें वो नहीं था। तो अगेन सेम लॉजिक, हमको दोनों लाइन का इक्वेशन पता है। हम क्या करेंगे? L1 इंटू L2 बराबर 0 करेंगे, जो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोग करते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन L1 बराबर 0 है, एक लाइन का इक्वेशन L2 बराबर 0 है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है? L1 इंटू L2 बराबर 0, ठीक है। तो पहला लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर दिस। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग, ax, ठीक है, इधर ले आए तो 1x माइनस वाई प्लस L2, दूसरा M2x प्लस C2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? M2x माइनस वाई प्लस C2 बराबर 0। ये 2 हमारे पास लाइन आ गया। कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? कंबाइंड इक्वेशन L1 इंटू L2 बराबर 0, मतलब M1x माइनस वाई प्लस C1 मल्टीप्लाइड बाई M2x माइनस वाई प्लस C2। अब अगर इसको थोड़ा आप एक्सपेंड करिए तो एक एक करके हम करते हैं। M1 M2 x स्क्वायर, अभी सिर्फ इस टर्म को ले रहे हैं, माइनस वाई M2x प्लस C1 M2x। अब ये वाला टर्म लेते हैं तो माइनस M1 XY प्लस वाई स्क्वायर माइनस C1y प्लस, अब इसको लेते हैं तो M1 C2x माइनस वाई C2 प्लस C1 C2, ठीक है, ठीक है। M1 M2x स्क्वायर माइनस M2yx प्लस M2x C1 माइनस M1 XY प्लस वाई स्क्वायर माइनस C1y प्लस C2 M1x माइनस C2y प्लस C1, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर दें। एक्स स्क्वायर का देखिए क्या टर्म आ रहा है? M1 M2 x स्क्वायर एक तरफ। अब वाई स्क्वायर का देखिए प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ, ठीक है। एक्स वाई का टर्म देखिए क्या क्या आ रहा है? इससे भी एक्स वाई आया ना, माइनस M2 और कहाँ था? माइनस M1, मतलब माइनस M1 माइनस M2। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सिर्फ x का टर्म देखिए, C1 M2 और कहीं है C1 M2 प्लस C2 M1, C1 M2 प्लस C2 M1, ये आ गया, ये खत्म। y का टर्म देखिए, y का टर्म और कहाँ था? ये भी नहीं है, हाँ ये माइनस C1 माइनस C2, माइनस C1 माइनस C2 और ये और कांस्टेंट टर्म है प्लस C1 C2 बराबर 0। मतलब अब जो हमारा सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन आया, ये सेकेंड ऑर्डर का क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर इज 2। ये होमोजेनस नहीं है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? यहां तो पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, यहां भी 2 है, यहां तक में दिक्कत नहीं है।
क्योंकि सब में पावर 1 1 2 2 2। बट यहाँ दिक्कत है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ तो कोई पावर है ही नहीं। सो दिस इज नॉट अ होमोजेनस इक्वेशन। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो वो होमोजेनस नहीं आता है। इसको हम लोग लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एंड ये उसका फॉर्मेट है। बट इसको हम बेटर वे में इसको हम बेटर वे में कैसे लिखते हैं, सेम चीज को ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इतना तो सेम लिखते हैं जो होमोजेनस में था। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला, इतना तो ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा आया उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको 2g बोलेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, c1m2 प्लस c2m1, इसको हम 2g बोलते हैं, g नहीं, ये ध्यान रखिए 2g। सिमिलरली y का जो कोफिशिएंट है वो 2f है और कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर आ गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। यही एक्सप्रेशन अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करता है। कभी ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सेम इक्वेशन किसी कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा सर्कल, सेम इक्वेशन किसी कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला, सेम इक्वेशन किसी कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकता है इलिप्स, और सेम इक्वेशन किसी कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। तो ये जनरल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यही सर्कल को, यही पैराबोला, यही इलिप्स, यही हाइपरबोला। खाली केस अलग अलग है। जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे तब हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है। जब पैराबोला पढ़ेंगे तो वो कंडीशन, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन आया m1 c1 m2 c2 के टर्म में, उसको हमने एक a b h g f c इस फॉर्म में लिखा। ये आपको एकदम याद रखना है थ्रू आउट योर मैथमेटिक्स स्टडी। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और ये सारे कर्व को यही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम लोग इस पे आएंगे जब पढ़ेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ये कब करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी आगे की पढ़ाई करेंगे वो उसी जनरल इक्वेशन को रेफरेंस में लेके। हाँ, जब ओरिजिन से पास करता है तब तो बड़ा प्यारा फॉर्मेट हो जाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। बट नहीं पास करेगा तब उसका ये फुल जो डिस्क्रिप्शन है वो ये हो जाएगा। और अब ये होमोजेनस नहीं रहा, अब ये होमोजेनस, क्योंकि ऑर्डर हमेशा 2 नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में, इस जनरल एक्सप्रेशन के 3-4 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अगेन बहुत सिंपल है और मोस्टली जो है आपके कॉमन, मैं शुरू में ही लिख देता हूं। फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy। इसको ये नहीं कर सकते हो आप इंटरचेंज, a है x स्क्वायर का, b है y स्क्वायर का, 2h है xy का, 2g है x का, 2f है y का, c है कांस्टेंट। यही फॉर्मेट है। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए एक डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग, जब मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, जब कोनिक सेक्शन हम लोग खत्म कर लेंगे, हाइपरबोला इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद 2-3 लेक्चर हम लोग सिर्फ इसी पे लेंगे, जनरलाइज्ड कोनिक सेक्शन पे। ठीक है, तो a b c फॉर्मेट देखिए, a b c डिटर्मिनेंट है ये 3:3 का। कैसे लिखते हैं, यहां f लिखे तो इसके यहां भी f, यहां g, यहां g, यहां h, यहां h, दिस मस्ट बी 0। मतलब इस इक्वेशन, इस कर्व को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये डिटर्मिनेंट को 0 होना होगा।
ठीक है, ए बी सी एफ जी एच, और ए बी सी वही है जो इस इक्वेशन के हिसाब से आया है। ठीक है, तो बेसिकली ए बी सी एफ जी एच शुड बी 0। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपके लिए जितना रेलिवेंट है वो पॉइंट नंबर 2। ठीक है, चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये किस दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? याद कीजिए, पहला, दूसरा। तो अगर आप इसको पहले वाले केस से कंपेयर कीजिए तो उसमें भी हम स्लोप m1 m2 ही मानते थे। ओनली थिंग था उसमें c1 c2 0 था, इसमें c1 c2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं ये जनरल इक्वेशन है जो कि इस दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो m1 प्लस m2 में अगर इसमें लिखना चाहूं, m1 प्लस m2 सेम होगा जो केस 1 में था। क्यों सेम होगा? क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी जो स्लोप है वो m1 ही है, और हम लोग जो ओरिजिन से पास करने वाले का स्लोप था उसको m1 ही माने थे। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? याद कीजिए, पिछले वाले में माइनस 2h/b, और m1 m2 क्या हो जाता था? a/b। तो ये सेम रहेगा इस केस में भी, और जो हम लोग पहले पढ़े हैं 2 क्लास, सेम रहेगा। तो m1 प्लस m2 माइनस 2h/b एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इसको हम लिख सकते हैं सेम एज केस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? m1 प्लस m2 माइनस 2h/b, m1 m2 a/b। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस में ये नहीं है, बट अगेन नहीं भी है तो बहुत यूजफुल है, बहुत और अलग अलग जगह आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, चलिए, अब है प्रॉपर्टी नंबर 3। मैं हर बार ये लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये किस दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो इस दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। एंगल सिर्फ डिपेंड करता है इन दोनों के स्लोप पे। क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा, अगर हम ये ले रहे हैं एक्यूट, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब ध्यान से देखिए कि ये जब हमने डिराइव किया था फर्स्ट केस के लिए, तो उसमें m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 को यूज किया था, बट इस केस में अभी हमने जस्ट देखा कि m1 प्लस m2 और ये सेम हो रहा है। m1 प्लस m2 जो है वो माइनस 2h/b एंड m1 इंटू m2 जो a/b। तो यही तो केस 1 में था। तो जब इसको इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो इफेक्टिवली इसमें भी tan थीटा वही आ जाएगा, दिस जो हम लोग को फर्स्ट केस में आया था, सेम एज केस 1। क्यों आया? इसका रीजन क्यों नहीं, इस पे इसके आने से क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ इसको? क्योंकि एंगल सिर्फ डिपेंड करता है m1 m2 पे, और हम देख रहे हैं कि m1 प्लस m2 और m1 m2 सेम आ रहा है। तो इसका मतलब tan थीटा विल बी 2√h² माइनस ab बाई a प्लस b। तो इसमें भी कंडीशन सेम होगा। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो क्या होता था? नीचे का 0 होना होगा, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी 0 होने के लिए a प्लस बी शुड बी 0, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तब। अच्छा, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तब क्या होगा? पैरेलल लाइन्स के बीच में एंगल 0 डिग्री, tan 0 इज 0, तो दिस शुड बी 0, तो ये 0 होगा, मतलब h² बराबर ab। याद कीजिए, फर्स्ट केस में हम लोग पैरेलल नहीं यूज किए थे, वी यूज द वर्ड कोइंसिडेंट। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा था, याद कीजिए। तो ऑब्वियसली दोनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो पैरेलल हो ही नहीं सकता है, बट यहां वो बात नहीं है। यहां लाइन ऐसा है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो यहां दोनों को पैरेलल होने के लिए tan थीटा शुड बी 0 एंड h² बराबर, तो यहां वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं पैरेलल, बट फर्स्ट केस में किए थे को इंसिडेंट, माने सेम लाइन होना चाहिए।
बट यहाँ पैरेलल हो सकता है जो कि दोनों सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, चलिए एक और है इंपॉर्टेंट, इसी सबसे एंगल सबसे रिलेटेड। टोटल 6-7 प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी हम लोग वही पहले कर रहे हैं जो केस 1 का सिमिलर है। तो m1 प्लस m2 इसमें भी सेम आया। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 represents two straight lines y बराबर m1x प्लस c1 and y बराबर m2x प्लस c2, then combined equation of two lines passing through origin which are parallel to, इसको हम L1 बोलते हैं, इसको L2, which are parallel to L1 and L2। ये ध्यान से देखिए, अब क्या बोल रहा है कि नहीं हमको दो लाइन चाहिए जो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन स्लोप क्या होना चाहिए, एक लाइन इसके पैरेलल हो, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप m1 है तो उसका भी स्लोप m1 होगा, इसका लाइन का स्लोप m2 है तो उसका भी m2 होगा, बट ओरिजिन से पास। तो इफेक्टिवली क्या इक्वेशन हो जाएगा, पहला का ये, दूसरा का ये, यही हो जाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा कि सेम चीज होता है m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी एंड m1 m2 a बाई बी। ठीक है, तो जो इनका जो कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई बराबर 0। जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m2 xy माइनस m1 xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। m1 m2 क्या होता है, a बाई बी माइनस xy कॉमन ले लिए तो m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बड़ा, सबको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। मतलब कि हमको अगर इस लाइन के जो दो लाइन कंपोनेंट हैं उनका पैरेलल लाइन को अगर प्लॉट करना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, बट दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है तो होमोजेनस बनेगा, तो वो सिर्फ इतना ही पोर्शन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे में से सिर्फ जो होमोजेनस पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर वही रिप्रेजेंट करेगा दो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो इन दोनों के रिस्पेक्टिवली पैरेलल है। ठीक है, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा, आप याद कीजिए होमोजेनस वाले में अगर हमने बोला था कि दोनों लाइन का सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो क्या करते थे, एक तो कि फैक्टराइज कीजिए अगर हो रहा है तो, और नहीं तो उसको क्वाड्रेटिक इन x मान लीजिए और फिर उसको x के टर्म में सॉल्व कीजिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, मेथड टू फाइंड कंपोनेंट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि अगर आपको पूरा इक्वेशन दे दिया, मैं पूछ रहा हूं ये इसके अंदर कौन सा दो लाइन है उसका इक्वेशन लिखिए। तो केस 1 में क्या बताया था कि भाई फैक्टराइज करो, नहीं हो रहा है तो x में इसको क्वाड्रेटिक, इसमें फैक्टराइज करना बड़ा टफ है, आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, इसमें फैक्टराइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चूंकि xy है इतना लंबा एक्सप्रेशन, तो इसका सिंपल सा तरीका है ट्रीट इट एज क्वाड्रेटिक इन x एंड देन क्वेश्चन भी एक हम लोग करेंगे इस पे आगे सॉल्व। मतलब इसको आप x में क्वाड्रेटिक मान लीजिए, तो कैसे, ये ax स्क्वायर प्लस x का, अगर हम x को सिर्फ ले लें तो क्या क्या आ जाएगा, 2g प्लस 2hy, और फिर जो कांस्टेंट टर्म आया, ये ध्यान दें। अब देखिए ये x स्क्वायर का टर्म है, ये x का टर्म है, ये कांस्टेंट कट, क्यों कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जो पढ़ते हैं उसको यूज करके निकाल लेंगे। तो x आपको y के टर्म में आ जाएगा
एंड दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन। दो लाइन क्यों आएगा? क्योंकि एक माइनस बी प्लस माइनस करते हैं तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में। वी विल डू वन क्वेश्चन तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। अगर कंबाइंड इक्वेशन आपको दे दिया है तो आपको बोल रहा है कि ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आपको क्लियर है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इसका मीटिंग पॉइंट कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो एक तो तरीका है जो अभी मैंने बताया कि भाई आप दोनों कंपोनेंट लाइन निकाल लो, आप L1 निकाल लो L2 निकाल लो इस मेथड से, और जब आपको दोनों कंपोनेंट लाइन मिल गया L1 L2, दोनों को सॉल्व कर दो साइमल्टेनियसली। कि अगर L1 और L2 दो लाइन है, दोनों का आप इक्वेशन निकाल लीजिए, L1 का भी कैसे, इसको क्वाड्रेटिक मान के दोनों को सॉल्व कीजिए। द मोमेंट यू सॉल्व द बोथ लाइन यू गेट द मीटिंग पॉइंट। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है जो नया है एकदम, इन दिस वी विल यूज वन कंसेप्ट। ठीक है, वो वैसे 11th 12th में बहुत नहीं वो यूज है, बट फिर भी पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं 2 मिनट में बता देता हूं। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है कि आप उस चीज को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मान लीजिए। एक बार y के रिस्पेक्ट में कीजिए, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मान रहे थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy +। क्यों लिखा हमने x, y? चूंकि ये एक फंक्शन है जो x और y पे डिपेंडेंट है। तो पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है, नॉर्मल डेरिवेटिव का ऐसे होता था, df/dx लिखते थे। इसमें ये ΔF/Δx, और जब हम ΔF/Δx कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और y को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अब देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2ax। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट है तो 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो 2hy बाहर आ गया, x का तो 1 होता है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये 2g हो जाएगा क्योंकि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2g बाहर हो गया, x का 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गया 2ax + 2hy + 2g = 0। ठीक है, ये हो गया ΔF/Δx। एक बार इसको 0 कर देंगे। अब निकालिए ΔF/Δy, मतलब इसको y के रेस्पेक्ट में कीजिए और x को कांस्टेंट मान लीजिए। तो x कांस्टेंट तो ये 0, पहले अगर x कांस्टेंट है तो ये 0 और ये तो है ये 0। अब देखिए इसमें x को कांस्टेंट ले लिए तो 2hx बाहर आ गया, y का 1, y के रेस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं तो 2by एंड ये हो जाएगा 2f। क्यों 2f कांस्टेंट है, बाहर आ गया y का 1, तो ये आ गया। तो एक बार हमने ΔF/Δx को 0 किया, एक बार ΔF/Δy को 0 किया। अब इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। दो ही वेरिएबल है x और y, दो ही वेरिएबल है x और y, तो एक इक्वेशन, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। जो आपको x और y का वैल्यू आया वही आपका POI हो जाएगा। POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपको एक तो तरीका है इससे, ये थोड़ा शॉर्टकट है, और दूसरा है दोनों सेपरेट लाइन निकालिए और उसको सॉल्व करके देख लीजिए। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है एंगुलर बाइसेक्टर वाला। होमोजेनस जब हमने पढ़ा था ax² + 2hxy + by² = 0, उसका एंगुलर बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन क्या आया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था x² - y² a - b = xy/h। अब इसमें देखिए क्या आता है, दिस इज 7th एंड लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, द पेयर ऑफ
bisectors of the lines represented by, क्या है जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, दो लाइन है, उसका होमोजेनस है, दोनों ओरिजिन से पास कर रहा है, उसके बाइसेक्टर का इक्वेशन हमने पढ़ा। उसका क्या फॉर्मेट था, देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा, मैं यहां लिख रहा हूं एक जगह रफ में। उसका जब इक्वेशन ये था तो क्या फॉर्मेट आता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच, ये आता था। इसके केस में देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये जो दोनों लाइन है कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से, तो वी कैन से कि इन दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन। इस जो दो लाइन बनते हैं इस L1 L2, उनका मीटिंग पॉइंट ओरिजिन है। इसके केस में मीटिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है, इसके केस में x, जहां हमने x लिखा है वहां x माइनस अल्फा लिखेंगे। बताता हूं अल्फा क्या है, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो y माइनस बीटा स्क्वायर, ये यही रहेगा a माइनस बी। एक्स वाई है तो अगेन x के जगह x माइनस अल्फा और y के जगह y माइनस बीटा बाई एच। ठीक है, फॉर्मेट पहले समझिए, सेम फॉर्मेट है, बस x को हमने रिप्लेस कर दिया x माइनस अल्फा से और y को रिप्लेस कर दिया y माइनस बीटा से। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इज कोऑर्डिनेट ऑफ POY, मतलब जो इन दोनों लाइन का जो मीटिंग पॉइंट होगा, जैसे मीटिंग पॉइंट को एक पॉइंट होगा, जैसे 2,3 मीटिंग पॉइंट हो गया 2,3, तो अल्फा हो जाएगा 2, बीटा हो जाएगा 3। मीटिंग पॉइंट है अगर 4,4 तो अल्फा हो जाएगा 4, बीटा हो जाएगा 4। तो ये हम लोग, इसके केस में क्या है कि मीटिंग पॉइंट है 0,0, तो इसमें अगर आप 0,0 रख दीजिए, अल्फा बीटा को 0, अल्फा को 0, बीटा को 0, तो ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं इनफैक्ट, ये आप एक बार ब्रशअप कर लीजिए, देख लीजिए। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक, लेकिन उसी में 2-3 पार्ट होगा। ठीक है, जिससे कि आपको अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन देखिए क्या है, 12x स्क्वायर, अच्छे से देख के लिखना होगा, एक भी गलती हो गया तो आंसर नहीं आएगा। 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लेमडा बराबर 0। 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लेमडा। और व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहला क्वेश्चन है। उसी में दूसरा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट लाइंस, मतलब इसके अंदर जो दो लाइन बनेगा उसका सेपरेट इक्वेशन लिखना है। एंड थर्ड, एंगल बिटवीन देम। तो सबसे पहले तो हम लोग को आखिर इसका पूरा इक्वेशन निकालना होगा, तो लैम्डा इज द प्रॉब्लम, लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले हम इसको फिर से लिख रहे हैं, 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा बराबर 0। 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2 स्क्वायर प्लस, इसको अब हम कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो a का क्या वैल्यू आ गया, 12। ठीक है, अब देखिए 2xy का कोफिशिएंट माइनस 10 है, तो मतलब 2h जो है माइनस 10 है, तो 2h अगर माइनस 10 है तो h कितना है, माइनस 5। b देखिए b 2 है। अब देखिए 2g जो है वो 11 है, तो g कितना है 11/2, 2g 11 है तो g है 11/2। 2f जो है वो माइनस 5 है, तो f कितना हो जाएगा, माइनस 5/2। और c जो है वो लैम्डा है। ठीक है, तो ये आपको आगे। तो कैसे चेक करते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। कैसे लिखते हैं, a
बी सी एफ जी एच, दिस शुड बी 0। एक मिनट, ठीक है। चलिए अब मैं डिटर्मिनेंट लिखूं एक एक करके, थोड़ा कैलकुलेशन हो। पहला देखिए, पहला रो में क्या है, ए एच जी, ए बी सी एफ जी एच, ठीक। ए एच जी, तो ए कितना है 12, फिर एच कितना है -5, जी कितना है 11/2, फिर यहाँ -5 तो h इज -5 यहाँ पे, फिर यहाँ b कितना है 2, फिर यहाँ पे f कितना है -5/2। अब देखिए g जो है 11/2 है, राइट, 11/2, फिर यहाँ पे f कितना है -5/2, और c कितना है लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। आपको लैम्डा का वैल्यू, अब जो है कैलकुलेशन है, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम लोग फिर भी करते हैं। 12 पहले इसको लिखते हैं, फिर दिस माइनस दिस, तो 2 लैम्डा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर 25/4, ठीक है। इसके साइन को रिवर्स करते हैं तो +5। अब इसको करेंगे -5 लैम्डा एंड माइनस माइनस प्लस 11 गुने 5 55/4, ठीक है। ये जो साइन है वो वही रहता है। फिर क्या करेंगे, अच्छा एक बार चेक करने दीजिए, 2 लैम्डा -25/4 +5 -5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 55/4, ठीक है, +11/2। इसको इससे करेंगे तो 5 गुने 5 25/2 एंड माइनस दिस इंटू दिस 11, ठीक है। तो लैम्डा का टर्म एक तरफ ले आइए, तो 24 लैम्डा प्लस, नहीं क्या है 24 लैम्डा -5 लैम्डा, तो कितना आ गया -25 लैम्डा, ये वाला टर्म हो गया। अब देखिए माइनस, ये 4 है तो 3 -75 प्लस 55 गुने 5/4 प्लस 11/2, और ये हो जाएगा 2, 25 माइनस 22 मतलब 3, ठीक है। तो 24 लैम्डा -25 लैम्डा इज दिस -75, ठीक है, प्लस 55 गुने 5/4 प्लस 11 गुने 3 33/4, दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा उधर ले जाइए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 55 गुने 5 कितना होगा, 25 के 5 हाथ में 2 275, ठीक है। तो लैम्डा अगर उधर चला गया तो 275/4 प्लस 33/4 -75, तो 275 प्लस 33 कितना हो गया 308 माइनस 75 गुणे 4 300, तो 8/4 यानी 2, मीन्स लैम्डा का वैल्यू आ गया 2, बस। तो ये जो लैम्डा है इसकी जगह हम लिख देंगे 2। पहला जो पोर्शन था कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट लाइंस पूछ रहा है और एंगल बिटवीन देम, तो आप याद कीजिए मैंने बताया था एंगल बिटवीन देम तो वही सेम होगा जो ये नॉर्मल केस में केस 1 में होता, याद है tan θ 2 √h² - ab/a + b, ठीक है। तो हम लोग पहले c निकालेंगे एंगल बिटवीन देम, क्या होता है tan θ इज 2 √h² - ab/mod a + b, सिर्फ इतना ही से काम बन जाएगा। a कितना है 12, b कितना है 2 एंड 2h है -10, तो h है -5, बस इसमें पुट कर दीजिए 2 √h² इज 25 माइनस ab हो गया 12 दूना 24 बटा a + b, तो 12 + 2 14, तो 25 माइनस 24 हो गया 1, तो √1 इज 1, तो 2/14 1/7, मीन्स tan θ इज 1/7, तो एंगल हो गया tan इनवर्स। मैंने इनवर्स का इतना कंसेप्ट आपको बता दिया कि अगर थीटा पे 1/7 आ रहा है मीन्स tan इनवर्स 1/7 थीटा होगा, तो tan θ इज 1/7, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो मेन पार्ट है, जो कंपोनेंट निकालना है, वो लास्ट है, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको, बी पार्ट के लिए इसको आप x के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं 12x²। अब x का देखिए, x से इधर क्या आ गया 11, और इधर क्या आ गया x से, ये 11, x बाहर ले लिए तो -10y प्लस, तो ये पोर्शन लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ये लिख दिया,
और कांस्टेंट क्या बचा 2y² माइनस 2y² माइनस 5y प्लस 2। अब ये x में एक क्वाड्रेटिक आ गया, राइट। x² का कुछ है, x का कुछ है, और क्या इसका रूट होता है x बराबर -b, मतलब इसका माइनस, तो 10y माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर b² मीन्स इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 2 एंड c है ये पूरा, डिवाइडेड बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2 है, 2 है मतलब 24। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100y² प्लस 121, राइट। 100y² प्लस 11² 121 माइनस 11 गुने 10 110, 110 गुने 2 220, 220y। अब इधर देखिए ये 12 गुने 4 48 हो गया, 12 4 48, 48 गुने 2 इसको 48 लिख रहे हैं, तो 48 गुने 2 96, तो माइनस है तो 96y², फिर माइनस 48 है, इधर प्लस 5, तो कितना हो गया प्लस 240y। फिर देखिए माइनस 48, इधर प्लस 2 है तो माइनस 96 बटा 24। थोड़ा सा है कैलकुलेशन बट वी हैव टू गो विथ इट। तो 10y माइनस 11 प्लस माइनस, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100y² माइनस 96y², 100y² माइनस तो कितना आ गया 4y²। अब y देखिए माइनस 220y प्लस 240y, तो 40 में से 20 गया 2 प्लस 20y। कांस्टेंट देखिए 121 माइनस 96 मीन्स प्लस 25, और नीचे कितना है 24, तो ये x का वैल्यू है, तो 10y माइनस 11 प्लस माइनस, ये देखिए ये आपका परफेक्ट है, 2y प्लस 5 का स्क्वायर बन रहा है, 4y² प्लस 25 प्लस 20y बटा 24। बस 10y माइनस 11 प्लस माइनस, चूंकि ये स्क्वायर है फिर रूट है तो ये सेम हो जाएगा। यहां मॉड मत सोचिएगा, क्योंकि मॉड के बाद भी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम प्लस माइनस ले रहे हैं, तो एक बार प्लस आना ही है, एक बार माइनस आना ही है, तो यही दो ऑप्शन है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार प्लस लेते हैं, तो x बराबर 10y प्लस 2y कितना हो जाएगा 12y, एंड माइनस 11 प्लस 5 तो माइनस 6 बाई 24, तो 24x बराबर 12y माइनस 6, तो 24x माइनस 12y प्लस 6 बराबर 0, सबको 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये पहला कंपोनेंट, पहला लाइन आ जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 4x माइनस 2y, लेट मी चेक 4x माइनस 2y प्लस 1, क्यों जब प्लस लिए तो। दूसरा जब माइनस लेंगे तो 10y माइनस 11 और माइनस 2y प्लस 5 बाई 24, 10y में 2y गया 8y माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16 बाई 24, इधर ले जाइए 24x माइनस 8y, 8 से डिवाइड दे दीजिए, तो 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 2। तो दो लाइन आया, एक 4x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, एक 3x माइनस y प्लस 2 बराबर। अब अगर इसमें ये पूछता उसका मीटिंग पॉइंट, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते आप एक साथ। तो यही तरीका होता है कंपोनेंट लाइंस निकालने का। x को लिखिए, एक टर्म आएगा y में, उसको फिर सिंप्लीफाई, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस से जो आया एक लाइन बनेगा, माइनस से जो आया एक लाइन बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो यही जनरल इक्वेशन से रिलेटेड इतना ही चीज पढ़ना था, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इस पूरे चैप्टर में, जो हम लोग अगले क्लास में, जो लेक्चर नंबर 4 एंड लास्ट होगा, जो कैसे हम लोग होमोजेनाइज करते हैं इक्वेशन को। तो वी विल स्टडी होमोजेनाइजेशन, ठीक है, कैसे एक नॉन होमोजेनस इक्वेशन को हम लोग होमोजेनस बना देते हैं। हाउ डू वी डू दैट। पॉज कर दीजिए, एक मिनट पॉज कर दीजिए। तो अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है होमोजेनाइजेशन, कि कैसे हम लोग एक नॉन होमोजेनस इक्वेशन को होमोजेनस में कन्वर्ट करेंगे। होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है, कैसा फॉर्मेट था, ये जो पहला 2 क्लास में पढ़े, एंड नॉन
होमोजेनस इक्वेशन कैसे हम लोग पढ़े, इतना तक तो सेम है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कैसे हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। वो बहुत छोटा क्लास होगा, हाफ एन आवर का, एंड विद दैट वी विल कंप्लीट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आज के लिए बस इतना ही है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिले तो आप बना लीजिए, एंड देन सी यू टुमारो with the new topic homogenization. Thank you.